दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर कदम पर आपकी हेल्प करता है आपके फाइनेंसेस को बेहतर बनाने में और एक ट्रू गाइड का काम करता है। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, जानना चाहते हैं कब कहां कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करें, कैसे छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए आप बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, ये सब बातें आप पूछ सकते हैं योर मनी के प्लेटफॉर्म पर। आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #आस्क योर मनी लिखकर अपने सवाल में लिख दीजिए। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ है फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो हमें एज यूजुअल काफ़ी सारे मिले हैं, क्वेरीज पर जाएंगे, लेकिन पहले आज बात करेंगे चिल्ड्रन फाइनेंसेस को कैसे प्लान करना चाहिए। यानी हर कोई वो इंसान जो अपने बच्चों के लिए कॉर्पस बनाना चाहता है, उनकी हायर एजुकेशन, उनके मैरिज गोल को पूरा करना चाहता है, तो किस तरीके से प्लान करे, कब कहाँ कैसे शुरुआत करे। क्या चिल्ड्रन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताए, क्या कुछ चिल्ड्रन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स आते हैं या फिर नहीं, या एक यूजुअल अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके आगे बढ़ें। तो पहले तो बताइए, अगर चिल्ड्रंस की ग्रोइंग नीड्स को मीट करने के लिए कैसे प्लान करें पेरेंट्स। नमस्ते दीपाली। और हाँ, आजकल काफी सर्वेज भी आए हैं कि बच्चों की पढ़ाई का जो कॉस्ट है, नॉट प्राइमरी एजुकेशन का, बट अगर हम हायर एजुकेशन के बारे में देखते हैं, जैसे पोस्ट 12th स्टैंडर्ड, तो इसके कॉस्ट काफी ज्यादा हैं। और जो इन्फ्लेशन भी है हायर एजुकेशन के कॉस्ट में, वो करीब 7 से 10% तक है। आजकल काफी बच्चे अब्रॉड भी जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, और इसका मतलब ये है कि जो आपको पूंजी कमानी है या जो आपको बचा के रखना है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर बच्चा यूरोप जाना चाह रहा है तो करीब 65 लाख टू 75 लाख का कॉस्ट आता है। बट अगर बच्चा यूएस जाना चाह रहा है तो एक 4 साल के कोर्स के लिए करीब 2 करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बहुत बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें जो अमाउंट, हम जो कॉर्पस हमें क्रिएट करना है, वो हम बहुत अच्छी तरीके से सोचने हैं। क्योंकि आजकल मैं बहुत देखती हूँ कि मेरे को लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा 15 साल का है और हमने तो 25 लाख के हिसाब से, 20-25 लाख के हिसाब से पैसे जोड़ के रखे हैं, बट अब बच्चे को बाहर जाना है तो उसका तो कॉस्ट बहुत हाई है। अब क्या करें, लोन लें या कुछ जमीन गिरवी रखें या क्या करें। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा ही लगेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये ध्यान में रखिए कि इस पर इन्फ्लेशन है 7 से 10% का। इसका मतलब है कि जो आप ये सेफ इंस्ट्रूमेंट अगर सोच रहे हैं, सुकन्या समृद्धि, या अगर आप कुछ पॉलिसी या आप एफडी या फॉर एग्जांपल पीपीएफ वगैरह सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई है इसमें कि यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बीट द इन्फ्लेशन। सो सर्टेनली आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ देखना ही पड़ेगा, इक्विटी या बैलेंस म्यूचुअल फंड की तरफ आपको देखना ही पड़ेगा। एंड आपने चिल्ड्रंस ओरिएंटेड फंड्स के बारे में बात कही, तो म्यूचुअल फंड्स में सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, जिसमें एक फंड जो है वो है चिल्ड्रंस ओरिएंटेड फंड। तो इसमें टिपिकली 5 साल का लॉक इन रहता है। एंड जो ज्यादातर फंड्स में देख रही हूँ उसमें करीब 65 to 75% इक्विटी रहता है, और बाकी का अमाउंट बेसिकली बॉन्ड्स या डेट में रहता है, राइट। तो अगर हम आपका जो एक और सवाल था वो ये था कि इन फंड्स में निवेश करें या रेगुलर फंड्स में करें। तो अगर हम एक्चुअली परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो मैंने जो रोलिंग रिटर्न्स का आपको डेटा भी भेजा है मैंने, कि जो रोलिंग रिटर्न्स अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। वो इसीलिए है, फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 50 के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं तो अंडर परफॉर्मेंस है क्योंकि इसमें डेट एलोकेशन है। बट इवन विद इन, अगर आप बैलेंस फंड के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। तो मैं ये कहूंगी कि जो आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप एक सिंपल निफ्टी 50 फंड या फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आप ये कॉर्पस अपना बढ़ा सकते हैं।
और बना सकते हैं। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म का है, मतलब 10 साल से ऊपर का है, तो लेट्स से अगर अभी बच्चा 5 साल का है या 7 साल का बच्चा है, तो आपके पास 10 से 15 साल का अगर होल्डिंग पीरियड है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश करने का सोच सकते हैं। चलिए, तो इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आसान बना देते हैं और ब्रिन से पूछ लेते हैं अलग अलग टाइम होराइजन्स के हिसाब से आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो ब्रिन, अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 25 साल की स्ट्रैटेजी हो पेरेंट्स की, हमने 4 ये सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज पिक की हैं, तो किस तरीके का पोर्टफोलियो वो क्रिएट करें, क्या चॉइसेस रहेगी अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से? देखिए, जो भी लॉन्ग टर्म का है, जो भी 15 साल के ऊपर का है, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये तय है कि आपको इक्विटी में जरूर निवेश करना है। दूसरा ये है, आप अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप या तो आप फ्लेक्सी कैप और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए, या आप स्मॉल कैप, मिड कैप, मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों में कर सकते हैं। अब आप क्या परसेंटेज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। बट यस, मैं फिर से कहूंगी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का पीरियड है, 15 या 25 साल का पीरियड है, सर्टेनली ज्यादा अमाउंट मिड कैप, स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। और अगर आपका 10 से 15 साल का पीरियड है, देन आई विल से कि फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी, और थोड़ा स्प्लिट कर दीजिए, थोड़ा सा मिड कैप, फ्लेक्सी, मेनली फ्लेक्सी कैप, निफ्टी 50 एंड सम अमाउंट ऑफ मिड कैप। अच्छा, इसमें मैं एक और कहना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं उनको थोड़ा बाद में रियलाइज होता है कि जो अभी तक बचा के रखा है वो काफी नहीं होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बस 5 साल का समय है या उससे कम, जैसे 3 से 5 साल का समय है, तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं। बट जो ज्यादा अमाउंट है वो आपको डेट फंड में ही डालना पड़ेगा। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से इक्विटी मार्केट का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, तो काफी लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन। सो अगर आपके पास 3 से 5 साल ही है, आई विल सजेस्ट कि आप डेट में ही ज्यादा डालिए। और अगर आपके पास 5 साल है, तो थोड़ा अमाउंट आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डालने की सोच सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज अपने बच्चों की प्लानिंग के हिसाब से, अलग अलग टाइम होराइजन के हिसाब से। अब बात करते हैं सवाल जवाब के। उमेश हैं कोलकाता से हमारे साथ। उमेश जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। बोल रहे हो क्या, ये जो मेरा अभी 14,000 का SIP चल रहा है, ठीक है, तो मेरा ये है 20 इयर्स का इन्वेस्टमेंट में जो प्लान है। अभी 3 लाख का लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो जो प्लान हम मेरा चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि ना अलग अलग से कोई फंड करूँ, चूज करूँ, ये मेरा सवाल है। ओके, ठीक है, तो पूछ लेते हैं आपकी इस स्ट्रैटेजी को। बताइए, 14,000 की SIP चल रही है, 4 करोड़ का टारगेट है इनका 20 इयर्स में। क्या सजेशन रहेगा? इनके एग्जिस्टिंग फंड्स आपके पास हैं ब्रेन ऑलरेडी, लगभग इन्होंने 8 फंड्स रखे हुए हैं, क्या सजेशन? तो पहले तो इनको 4 करोड़ चाहिए 20 साल के बाद। अच्छा, तो अगर हम 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन लगाते हैं, और इन्फ्लेशन तो लगाना जरूरी है, क्योंकि जो 4 करोड़ अभी का वैल्यू है वो 20 साल के बाद 4 करोड़ नहीं रहेगा, वो बढ़ के 13 करोड़ हो जाएगा। तो इसके लिए करीब आपको महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये तो रही कितना अमाउंट हमें डालना है। अब दूसरा, आपके जो फंड्स हैं, मैं यही कहूंगी कि जो भी लमसम है वो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही डालिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 8 फंड हैं पोर्टफोलियो में। ज्यादातर आपको, मतलब 5 से 6 फंड काफी हैं पोर्टफोलियो में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी आपके पास 8 फंड्स हैं, तो मैं यही कहूंगी कि जो भी लमसम आपका रहेगा, आप इन्हीं में ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब जो आपके फंड्स हैं, राइट, सो जो ये टाटा स्मॉल कैप और ये जो महेंद्रा मनु लाइफ मिड कैप वाले जो फंड हैं, इनमें आप थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको 8 फंड्स की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, 6 फंड्स काफी हैं। तो अपने रिस्क के हिसाब से जो ये अमाउंट्स हैं आप रीएलोकेट कर सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप का ऑलरेडी आपके पास क्वांट स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, उसमें ही बढ़ा दीजिए।
और जो मिड कैप निकलेगा उसमें ऑलरेडी आपके पास HDFC मिड कैप है, तो आप उसमें बढ़ाने की सोच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कीजिए, और बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को ना फैलाएं, क्योंकि उसको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर हम ज्यादा फंड्स में पैसे डालेंगे कि हमारा रिटर्न बेहतर होगा, राइट? सो 6 फंड्स काफी हैं, जैसे कि मैंने कहा है, आप थोड़ा कंसोलिडेशन कीजिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपके लिए, उस हिसाब से आप चेंजेस कीजिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। सोमेंद्र हमारे साथ हैं अब ओडिशा से। सोमेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम मेरा ये सवाल है कि मैंने एक्चुअली नमस्ते। 2.5 लाख का 2022 में कुछ फंड में डाला था पैसा। कैनरा रोबो का स्मॉल कैप में 85,000, टाटा डिजिटल में 84,000 एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में 80,000, जो कि अप्रिशिएट होके 4.43 लाख का अभी बन गया है पोर्टफोलियो। अभी मैं और एक 12 लाख का लमसम करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है 20 साल में 10 करोड़ का, और हर महीना 12,000 का SIP करना चाहता हूँ। तो क्या ये अचीवेबल है? अगर कुछ चेंजेस करना है तो मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा मैडम मेरे को सजेस्ट करिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स भी इनकी लमसम जो हैं वो कैनरा रोबो का स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल एक्सेस ग्रोथ में है, एक SIP चल रही है, और जो उन्होंने बताया एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या सजेशन रहेगा आपके हिसाब से? तो सबसे पहले तो अगेन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट करना है वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। करीब जो आपका गोल के हिसाब से जो आपने लिखा है उसके हिसाब से करीब आपको 3 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और दिस इज टेकिंग इनटू अकाउंट जो आपका ऑलरेडी 4,43,000 का जो इन्वेस्टमेंट है। देखिए, आजकल ना मैं काफी देख रही हूँ कि काफी वीडियोस रील्स वगैरह आती हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि 20 साल के लिए इतना इन्वेस्ट कीजिए और 200 करोड़ हो जाएगा। उसमें क्या है ना, जो रिटर्न्स सब लोग लेके चल रहे हैं वो बहुत हाई हैं, वो करीब 30% के हैं। अब पिछले 5 साल में स्मॉल कैप ने जरूर 30% का रिटर्न दिया है, बट इसका ये नहीं मतलब है कि ये 30% हर साल के लिए देगा अगले 30 साल के लिए, राइट? सो एवरेज जो हम हर समय रिटर्न लेते हैं इज बिटवीन 10 and 12%। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में जब मार्केट जाता है, अगर बहुत एक तरफा जा रहा है, इट ऑलवेज रिवर्ट्स टू द मीन, राइट? सो नंबर वन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी, आई मीन दैट ऑल्सो नीड्स टू बी अ गुड अमाउंट, राइट? नाउ आपके जो फंड्स हैं, व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि ये जो आपको 12,000 की जो SIP आपको जो शुरू करनी है, I will suggest that you do Parag Parikh Flexi Cap Fund and you do Mire Mid Cap Fund, right? Or you can add to Motilal Mid Cap. एक फंड है आपके पोर्टफोलियो में जिससे मैं सहमत नहीं हूं, और वो है टाटा डिजिटल फंड। वो इसीलिए कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी थीमेटिक फंड्स, क्योंकि थीमेटिक फंड्स में क्या होता है कि कभी कभी वो थीम चलती है, फिर वो अच्छा नहीं करती है, फिर वो चल जाती है। और जो थीम के जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स होते हैं वो वैसे भी आपको ब्रॉड बेस्ड फंड्स में होते हैं, तो आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात जो बहुत अच्छी है कि आप बहुत क्लियर हैं आपका गोल कितना है, और आपने गोल भी अच्छी तरीके से एस्टिमेट किया है फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से, और आपके पास टाइम पीरियड भी अच्छा है। अब आपको क्या चाहिए कि आपको 2-3 बहुत अच्छे फंड्स चाहिए सिप के लिए, और दूसरा इन सब में आपको बस बने रहना है। तो कैन रेबेको स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। जो SIP शुरू कर रहे हैं उसमें पराग पारिक कर लीजिए, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कर लीजिए, और ये मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप में एडिशनल अमाउंट कर दीजिए। अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। राजेश ने गुजरात से, 41 साल उम्र है, मंथली निवेश कर रहे हैं 5500 रुपये प्रति महीना, 10 से 12 साल का इनका टाइम होराइजन है, और जानना चाहते हैं 12 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। एग्जिस्टिंग फंड्स में बता दूं इनके, तो इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000 पर मंथ, HDFC स्मॉल कैप 1500 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500 पर मंथ, इसके अलावा ICICI ब्लू चिप, SBI लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 500 ईच है,
और लमसम इन्वेस्टमेंट 25,000 का है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। बताइए इनके लिए सजेशंस। तो पहले तो अभी आपने अपना एसआईपी शुरू किया है, अभी आपको सवाल आ गया है कि आपने सही किया है कि नहीं। सबसे पहले आपके पास 6 फंड हैं, तो अब बस इतने ही रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाइएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो आपका एसआईपी है वो कितना ग्रो हो जाएगा, तो करीब 20 लाख तक बढ़ जाएगा ये 10 साल में। अब जो आपके पास फंड्स हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, देयर इज नथिंग टू बी डन। बट जो आपके बाकी के 3 जो फंड हैं, विच इज एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप एंड आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप ऑफ स्टॉक्स है। तो इसका मतलब ये है कि करीब आई थिंक 30 या 50% का मैंने देखा था ओवरलैप है बिटवीन ऑल द फंड्स, विच मीन्स कि सेम स्टॉक्स हैं। तो ये 3 फंड होने से एक्चुअली आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि जो आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप एंड आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, उसको आप कंसोलिडेट करके निपॉन इंडिया मल्टी कैप में डाल दीजिए। अब मल्टी कैप में क्या होता है, दे हैव लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो एक ही फंड में आपको पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा। एंड हेंस आई एम सजेस्टिंग दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग again a large cap fund, large and mid cap, you can just combine all of these and put it in the multi cap fund. ओके चलिए, तो ये रही रणनीति आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी। कुछ फंड्स आपको इधर उधर करने हैं, एसबीआई लार्ज मिड कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप से निकलने की सलाह है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप में आप अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं, इसके साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। मृण हमारे साथ बनी हुई, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, मृण अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अगले कॉलर हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए रमन गुप्ता दिल्ली से। रमन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो रमन, सवाल पूछिए प्लीज अपना। रमन, आपको ऑडियो मिल रही है तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए, इनके फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनकेस वो कनेक्ट होते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। तब तक मृण मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अपनी डॉटर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 साल की इनकी डॉटर है और 15 to 16 ईयर्स का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं। ईटीएफ के बारे में डिटेल्स समझना चाहते हैं कि क्या ईटीएफ में निवेश इनको करना चाहिए, अगर हाँ तो कौन से ईटीएफ्स इनके लिए बेटर रहेंगे, और ईटीएफ्स में अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे इनको हो सकते हैं। तो बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन है, हमारे बाकी व्यूअर्स को भी नॉलेज मिलेगी। तो पहले तो मैंने ये बताइए कि ईटीएफ्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के ईटीएफ्स होते हैं, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करेंगे, और चॉइसेस क्या होनी चाहिए इस कैटेगरी में। बिल्कुल, तो ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास एक्टिव फंड्स हैं, जिसमें एक फंड मैनेजर रहते हैं एंड वो अपने टीम के साथ डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में उनको एक्सपोजर लेना है। फिर एक और कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, विच इज नोन एज पैसिवली मैनेज्ड फंड्स, इन विच दे आर जस्ट मिररिंग अ इंडेक्स। तो जैसे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया या सेंसेक्स हो गया, जो स्टॉक्स उस इंडेक्स में हैं, जिस परसेंटेज के हिसाब से हैं, वो फंड में उसको मिरर करेंगे, राइट। Now that is known as passive investing. Now passive investing के फायदा क्या है कि रिस्क तो उतना ही रहेगा। अगर मार्केट गिरेगा तो ETF भी गिरेगा, मतलब पैसिव फंड भी गिरेगा। अगर मार्केट बढ़ेगा तो पैसिव फंड भी बढ़ेगा। डिफरेंस इन एक्टिव एंड पैसिव फंड, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि पैसिव फंड्स में जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस रेशियो है, वो बहुत कम है कंपेयर टू द एक्टिवली मैनेज्ड फंड। अच्छा, अभी जो पैसिव फंड्स हैं उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो है इंडेक्स फंड और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का मतलब है कि आपको इसमें अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही इस फंड को खरीदना पड़ेगा।
अच्छा, अगर आप डीमैट के थ्रू नहीं खरीदना चाह रहे हैं, अगर लेट्स से आपके पास शायद डीमैट अकाउंट नहीं है या आप इस मोड से खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड के ज़रिए कर सकते हैं। सो इंडेक्स फंड में आप फंड हाउस से डायरेक्टली मतलब फंड हाउस के साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप किसी भी और दूसरे फंड में करते हैं, राइट? सो द डिफरेंस इज कि ईटीएफ का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है। ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में सबसे लो कॉस्ट जो रहेगा वो ईटीएफ ही रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी है या इसका प्रदर्शन हर समय बेहतर रहेगा, राइट? इट इज ओनली चीपर। नाउ ईटीएफ्स बहुत तरीके के होते हैं, तो सिंपल वाले जो हैं ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस के, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड होता है। फिर और बहुत सारे इंडाइसेस हैं, जैसे लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, क्वालिटी इंडेक्स, राइट? एंड इसके भी और भी ज्यादा जैसे sector based indices, like for example bank nifty index and all that, right? So different जैसे automobile for example or consumption index and all that, right? So what I will suggest is कि हर समय broad based indices में रहना चाहिए, right? Again sector and thematic is not recommended. आपके जो ब्रॉड बेस्ड जो 3 इंडाइसेस हैं, आपको उसमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। जनरली मैंने क्या देखा है कि अगर लोग पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक बस निफ्टी 50 का करते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ गुड अमाउंट इन्वेस्टेड अक्रॉस ऑल द 3 indices to give you a good diversification. So Nifty 50 index fund आप कर सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड कर सकते हैं, एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का भी आप कर सकते हैं। और वेदर आप इंडेक्स फंड करते हैं या ईटीएफ करते हैं, ये आपके कन्वीनियंस के आपको जो कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा अमरीन, एक चीज बताइए, आपने कैटेगरी ऑफ ईटीएफ से बताया और बताया कि किन ईटीएफ्स को रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। थीमेटिक ईटीएफ से डेफिनेटली बचना चाहिए, वो हम फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है तो एक ईटीएफ की कैटेगरी रख सकता है, बाकी फिर फंड्स में एक्सपोजर ले, मतलब क्या ये पूरा पोर्टफोलियो ईटीएफ को बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक सर्टेन पोर्शन ही अपनी सेविंग्स का डिप्लॉय करें ईटीएफ्स में? देखिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि हमें एक ही स्ट्रैटेजी में नहीं जाना चाहिए। सो आई विल ऑलवेज से कि गुड मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। एंड इन दिस मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक एक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक एक्टिवली मैनेज मिड या स्मॉल कैप फंड। मैं तो यही कहूंगी। बट अगर आप बस पैसिव करना चाह रहे हैं तो उसमें एज आई सेड लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों इंडाइसेस में आपको निवेश करना है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए रणनीति। ईटीएफ्स के बारे में तमाम डिटेल्स मृन ने शेयर की हैं। अब बात करते हैं मृन के टॉप 4 फंड्स की। मृन बताइए आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड आईसीआईसीआई शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। तो ये रहे मृन के टॉप 4 फंड्स, आपके स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। इन्हें मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया मृन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।